पूरी दुनिया होने वाली है ऑफलाइन। एक ऐसी सुबह जब आप अपने फोन को अनलॉक करेंगे, वहां कुछ नहीं होगा, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई गूगल सर्च, ना सोशल मीडिया की हलचल और ना ही आपका यूपीआई काम करेगा। जो इंटरनेट आज आपकी सांसों की तरह जरूरी बन चुका है, अगर वही इंटरनेट हमेशा के लिए ब्लैकआउट हो जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? जी हाँ, आज पूरी दुनिया के सिर पर डिजिटल कयामत का खतरा है। ईरान और इजराइल के बीच बारूद की जो गंध हवा में तैर रही है, अब वो इंटरनेट सेवाओं पर भी मंडराने लगी। अब आप तो ना तो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही आने वाले दिनों में फेसबुक और ना ही इंस्टाग्राम चला पाएंगे। कैसे होगा ये? क्यों? क्या मिडिल ईस्ट में गिरती हुई मिसाइलें आपकी स्क्रीन को ब्लैक करने वाली है? क्या हम एक ऐसे इंटरनेट ब्लैकआउट की ओर बढ़ रहे हैं जो दुनिया की रफ्तार को 19वीं सदी में धकेल देगा? आज हम डिकोड करेंगे इन तमाम सवालों को। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। ईरान इजराइल युद्ध की तपिश अब केवल जमीनी सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ये समुद्र की उस गहराई तक पहुंच गई जहां से पूरी दुनिया का डिजिटल अस्तित्व जुड़ा है। इंटरनेट आज के दौर में बिजली और पानी की तरह एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन इसकी निर्भरता उन धागों यानी कि केबल्स पर टिकी है जो युद्ध के मुहाने पर बिछे हैं। हम अक्सर इंटरनेट को क्लाउड या सैटेलाइट की चीज मानते होंगे, लेकिन सच ये है कि समुद्र के नीचे बिछा फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल ही असली इंटरनेट है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य लाल सागर के इलाके में बढ़ते तनाव ने इस डिजिटल लाइफलाइन को एक ऐसे मुहाने पर ला दिया है जहां से 95% वैश्विक डेटा ट्रैफिक के डूबने का खतरा है। ईरान में आए इस इंटरनेट संकट की वजह क्या है? वजह वहां का डिजिटल संप्रभुता मॉडल और वर्तमान युद्ध की स्थिति। ईरान लंबे समय से अपने नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क NIN पर काम कर रहा, जिसे हलाल इंटरनेट भी कहा जाता है, यानी कि शुद्ध इंटरनेट। संकट तब गहराया जब इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच ईरान पर साइबर हमले हुए। इन हमलों ने न केवल सरकारी डेटा को निशाना बनाया, बल्कि ईरान के बाहरी दुनिया से जुड़ने वाले गेटवे को बाधित कर दिया। इसके अलावा ईरान सरकार ने सुरक्षा कारणों और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खुद भी कई बार किल स्विच का इस्तेमाल किया, जिससे वहां की जनता पूरी तरह से डिजिटल ब्लैकआउट का शिकार हो गई। ये संकट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ईरान एक प्रमुख जंक्शन है। यहां से यूरोप और एशिया को एक साथ कनेक्ट किया जाता है केबल से। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए, समुद्र के नीचे बिछे इस केबल्स के जाल को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स कहा जाता है। ये कोई साधारण बिजली की तारें नहीं है, बल्कि इंसानी बाल के बराबर पतली फाइबर ऑप्टिक लाइनें हैं जो लेजर लाइट के जरिए डेटा को प्रकाश की गति से एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। इन्हें समुद्र के तल पर विशेष जहाजों द्वारा बिछाया जाता है। शार्क के हमले या जहाज के एंकर से बचाने के लिए इन पर कई परतों वाली सुरक्षा परत लगाई जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी केबल्स नेटवर्क का एक प्रमुख चेक पॉइंट है। भौगोलिक रूप से ये ओमान और ईरान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो महज 33 किलोमीटर के आसपास है, जिस वजह से यहां से गुजरने वाले हर जहाज इसके नीचे बिछे हर केबल पर युद्ध का सीधा साया मंडरा रहा। अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म होने वाला है, तो इसके पीछे का तर्क इन केबल्स की संवेदनशीलता है। दुनिया का लगभग सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ईमेल, सोशल मीडिया, सरकारी खुफिया संवाद इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। यदि हॉर्मुज या लाल सागर के क्षेत्र में युद्ध के कारण ये केबल काट दिए जाते हैं, तो डेटा को रीरूट करना कोई सक्षम या बहुत आसान रास्ता नहीं होगा उसके लिए। सैटेलाइट इंटरनेट अभी इतना एडवांस नहीं है वहां 95% वैश्विक ट्रैफिक का बोझ उठा सके। भारत के नजरिए से देखें तो हमारा पश्चिमी डेटा रूट इन्हीं इलाकों से होकर यूरोप जाता है। हालांकि भारतीय टेलीकॉम कंपनियां दूसरे रास्तों का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन इस क्षेत्र में होने वाली कोई भी रुकावट इंटरनेट की रफ्तार को कछुए की चाल में तब्दील कर देगी, जिससे
क्लाउड सर्विसेज ठप हो सकती है, गूगल काम करना बंद कर देगा और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट किस तरीके से बाधित होगा। यानी कि डॉलर को तो चपत लगेगा ही, लेकिन आप भी ऑफलाइन हो जाएंगे। भारत पर इसका असर क्या होगा, कितना होगा, वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। भारत के लिए खबर मिली जुली है। राहत की बात यह कि भारत का अधिकांश इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक मुख्य रूप से लाल सागर रेड सी से आता है, जो कि गल्फ ऑफ एडन से गुजरता है। भारतीय टेलीकॉम दिग्गज जैसे भारतीय एयरटेल का कहना है कि वे होर्मुज पैसेज का सीधा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। वेस्ट बाउंड ट्रैफिक, भारत का करीब 1/3 इंटरनेट ट्रैफिक जो यूरोप या अमेरिका की ओर जाता है, वह किसी न किसी रूप से इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। क्लाउड और एआई सर्विस की बात करें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनियों ने मिडिल ईस्ट में भारी निवेश किया। अगर वहां के डेटा सेंटर प्रभावित होते हैं तो भारत पर इसका असर होगा। अब डिजिटल ब्लैकआउट हकीकत है या मात्र डर है, आपको डराने के लिए कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तनाव की वजह से भारत में इंटरनेट ब्लैकआउट, पूरी तरह इंटरनेट बंद होना की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है क्योंकि भारत के पास कई वैकल्पिक समुद्री रास्ते हैं। इसकी वजह से इसकी संभावना कम है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं जरूर आ सकती है। इंटरनेट की धीमी रफ्तार एक पहली समस्या है। वेबसाइट लोड होने में समय लगेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यूपीआई आईडी का आप इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम आप करते होंगे, लेकिन वो और उस गेटवे में दिक्कत आ सकती है। नेविगेशन का खतरा, होर्मुज में जीपीएस जैमिंग, गलत सिग्नल भेजना, ये भी हो सकता है, जो कि डिजिटल सिग्नल के लिए भी खतरनाक है। समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को ठीक करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बाधित हो जाती है या फिर इसे काट दिया जाता है, इस पर बॉम्बिंग होती है, तो उसे सुधारा कैसे जाएगा। इसके 6 नियम हैं या फिर 6 रूट मैप जिसकी वजह से इसे सुधारा जा सकता है। कैसे, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। लोकेशन की पहचान, पहला ये प्रोसेस है। सटीक दूरी को मापना, जैसे ही कोई केबल कटती है, डेटा का जो आदान प्रदान है वो रुक जाता है। तट पर मौजूद स्टेशन से इंजीनियर केबल के अंदर एक लाइट सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल जहां से टकराकर वापस लौटता है, उस समय की गणना करके ये पता लगाया जाता है कि केबल तट से कितनी दूर है। मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर, और किस गहराई पर ये टूटी है। दूसरा, विशेष जहाज का पहुंचना, केबल शिप। लोकेशन मिलते ही एक विशाल केबल रिपेयर शिप को रवाना किया जाता है। ये साधारण जहाज नहीं है, इनमें केबल बिछाने और इसे कनेक्ट करने वाली भारी मशीनें होती है। ये जहाज ठीक उसी पॉइंट पर पहुंचता है जहां से सिग्नल वापस आया था। समुद्र के तल पर देखिए, केबल को ऊपर खींचना कांटे का खेल है। समुद्र के तल से कटे हुए केबल को बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका आपको समझाऊं तो वो है ग्रैपनेल। ये एक विशाल धातु का कांटा होता है जिसे जहाज से नीचे लटकाकर समुद्र की सतह पर घसीटा जाता है ताकि केबल उसमें फंस जाए। दूसरा, रोबोट। गहरे पानी में रिमोट जैसे चलने वाले रोबोट भेजे जाते हैं जो अपनी बाहों यानी कि मैनिपुलेटर से केबल को एक साथ कनेक्ट करते हैं और ऊपर लेकर आते हैं। लैब में सर्जिकल ऑपरेशन, फाइबर को कनेक्ट करना। जब कटे हुए केबल के दोनों सिरों को जहाज के डेक पर लाया जाता है तो असली काम शुरू होता है। केबल के अंदर मौजूद कांच के रेशे, फाइबर इंसान के बाल से भी पतले होते हैं। इंजीनियर एक क्लीन रूम में माइक्रोस्कोप की मदद से इन रेशों को एक एक करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसे फ्यूजन सिपल्सिंग कहते हैं। वाटरप्रूफ कोटिंग, सुरक्षा कवच। जुड़े हुए हिस्से को एक बेहद मजबूत स्टील प्लास्टिक के जॉइंट बॉक्स में बंद किया जाता है। ये बॉक्स इतना शक्तिशाली होता है कि समुद्र की गहराई का दबाव और खारा पानी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बेहद अहम प्रोसेस, वापस समुद्र में दफनाना। इस कनेक्टेड केबल्स को वापस समुद्र के तल पर धीरे धीरे उतारा जाता है। आखिर में एक रोबोटिक हल के जरिए केबल को रेतीली सतह के नीचे 1 से 2 मीटर गहरा दफन किया जाता है ताकि भविष्य में इसे किसी तरीके से वापस ऊपर ना लाया जा सके, और ऐसे ही इसे फिर से रिकनेक्ट किया जाता है। अगर युद्ध जैसे ईरान इजराइल के दौरान ये केबल कटती है तो रिपेयर जहाज वहां तब तक नहीं जा सकते जब तक ये खतरा कम ना हो। यही वजह है कि युद्ध क्षेत्र में इंटरनेट ब्लैकआउट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। फिलहाल इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।